हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण रचना के बारे में। वर्ण रचना, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे वर्ण क्या होता है। तो हमारे मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला की सबसे मूल इकाई जो हमारे मुख से एकदम सार्थक रूप से उच्चारित हो निकले, उसे हम कहते हैं वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णों का ग्रुप हम ले ले, ग्रुप ऑफ लेटर, जिसको इंग्लिश में इसको लेटर कहा जाता है। तो वर्ण के समूह जब हो जाता है तो वर्ण के समूह को आप कहते हैं वर्णमाला। हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण आते हैं। इनकी मूल संख्या 44 मानी जाती है। इनकी कुल संख्या 52 और इनकी मूल संख्या 44 होती है। इनकी ये 52 कैसे होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम अपने वर्णमाला के अंदर पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अ, आ, ये। तो क ख जो आप पढ़ते हैं तो उनकी संख्या होती है 36, और जो आप अ पढ़ते हैं उनकी संख्या होती है 13। तो 36 और 13 ये मिलके हो जाते हैं 49। और 3 वर्ण और हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर पढ़े जाते हैं। जो वर्ण कौन कौन से होते हैं तो मैं बता दूं। एक ड होता है जिनके नीचे बिंदी लगा होता है, और एक ढ होता है जिनके अंदर भी नीचे भी बिंदी लगा होता है, और एक होता है स्र। ये तीन वर्ण होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में पढ़े जाते हैं। ये 3 मिलके हो जाते हैं आपके 52। 3 वर्ण मिलके हो जाते हैं 52। तो इनकी हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, लेकिन इनकी मूल संख्या 44 मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। पहला करते हैं उच्चारण के आधार पर, दूसरा करते हैं वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा करते हैं तारत्व के आधार पर। तो आज के वीडियो में हम वर्णमाला का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पे पूरा पढ़ेंगे। पहला, ये आपका उच्चारण के आधार पे हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण क्या होते हैं? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में उपयुक्त वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे कहा जाता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की मूल संख्या हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ और औ। इनको कोई भी उच्चारण करेंगे इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, कोई भी कहे। तो ये स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है? 11। अब आते हैं हम व्यंजन पे। दूसरा इसका भाग होता है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण, हमारे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वह होता है व्यंजन। इनकी कुल संख्या होती है 39, लेकिन मूल संख्या इनकी मानी जाती है 33। कुल संख्या इनकी 39 कैसे होती है? तो आप लोग देखेंगे ये 36, ये पूरा क, ख, ग, ये हम क से ज्ञ तक पढ़ते हैं, तो इनकी संख्या 36 होती है। और 3 ये वर्ण ये व्यंजन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, तो 36 और 3 हो जाती हैं 39। अब हम इनका पूरा विस्तार से वर्गीकरण कैसे होता है, हमारे परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनका जवाब कैसे हमें दें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो इन 11 को भी हम कई भागों में बांटते हैं। तो 11 को बांटते हैं तो स्वर को भी हम बांटते हैं 4 पार्ट में, 4 भागों में स्वर वर्ण को भी बांटते हैं। पहला होता है आपका हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर, और चौथा होता है प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमें एकदम कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। इनकी मूल संख्या होती है 4। अ, ई, उ और री। इनको उच्चारण कर रहे हैं एकदम कम समय लग रहा है। अ बोलिए, ई बोलिए,
उ बोलिए, रि बोलिए, इनको उच्चारण करने में एकदम कम समय। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमें बहुत कम, अत्यंत कम समय लगता है, वह कहा जाता है ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या होती है 4। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा जानेंगे। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, वह कहा जाता है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 3। आ, बड़ी, बड़ाऊ, इनको उच्चारण करिए तो अब अ से बनता है आ, छोटी से बनती है बड़ी, छोटा ऊ से बनता है बड़ाऊ। तो ये इनमें 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से स्वर से 2 गुना समय लेने वाले स्वर वर्ण को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 3 होती है। अब आते हैं हम पहले, इसके बाद प्लू स्वर, क्योंकि इसकी परिभाषा के आधार पर ही इसकी चालू हो जाती है। तो ह्रस्व, ऐसे स्वर वर्ण जिनकी उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, वह कहा जाता है प्लूत स्वर। हमारे हिंदी वर्णमाला में ए ओम, ओम कहते हैं। ओम को कहने में हमें 3 गुना, इसको स्वरों की संख्या में तो हम नहीं रखते हैं, स्वरों की संख्या में इसको नहीं रखा जाता है, ना कि व्यंजन, ना ही व्यंजनों की संख्या में रखा जाता है, लेकिन इनको स्वरों के विभाजन जो हम करते हैं, स्वरों का विभाजन करते हैं, उसमें प्लूत स्वर के नाम से जाना जाता है ओम। परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त क्या होता है? संयुक्त मतलब योग। तो ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, वह होता है संयुक्त स्वर। इनकी संख्या होती है 4, ए, ऐ, ओ और औ। तो अब हम आपको बता दें कि ए, ऐ, ओ और औ कैसे बनते हैं, किस किस स्वरों के मेल से बनते हैं। तो ए आपका अ और आ, और आ को जब छोटी और बड़ी के साथ मेल कराते हैं तो ए बनता है। अ और आ का छोटी और बड़ी के साथ मेल कराते हैं तो ए बनता है। अ और आ का छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ मेल कराते हैं तो ओ बनता है। अ और आ का ए और ऐ के साथ वो मेल कराते हैं तो ऐ बनता है। अ और आ को ओ और औ से मेल कराते हैं तो औ बनता है। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4। ऐसे स्वर वर्ण जो स्वरों, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, वे होते हैं स्वर वर्ण। देखिए ए, ऐ, ओ और औ। अब हम जानेंगे अनुस्वार। अब हम अपने पढ़ते हैं ये अ, आ, छोटी, बड़ी, इसको हम पढ़ते थे तो उसमें अंग और अ आता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो अब हम अनुस्वार पढ़ेंगे। जो हम अंग पढ़ते थे, अंग की मात्रा लगाते हैं, उनको हम कहेंगे अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। तो जो अ की मात्रा पढ़ी जाती है उसको हम कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग। अब इससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या अंग और अ, इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहें या व्यंजन? तो ये अंग और अ ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन। अंग और अ को कहते क्या हैं? तो इस अंग और अ को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग और अ को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। प्रश्न आता है तो प्रश्न में आप लोग बताइएगा, अंग और अ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। एक क्वेश्चन और हम बता दें आपको, शहीद वर्ण किसे कहते हैं? शहीद वर्ण ऐसे वर्ण जो सब में विद्यमान है, बहुत से अच्छे, हमारे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले जितने वर्ण हैं, अधिकांश वर्णों में वो विद्यमान होने वाले वर्ण को शहीद वर्ण कहते हैं। शहीद वर्ण अ को कहा जाता है। जैसे आप कहेंगे, कितने भी व्यंजन आप पढ़ेंगे सब में अ विद्यमान होता है। क, ख, ग, घ, क से ज्ञ तक सब पढ़िए, सब में विद्यमान अ होता है। अब अभी ए का हम निर्माण कराए, ऐ को कराए, ओ को कराए, औ को कराए, सब में अ और अ विद्यमान ही था, तो अ को हम कहते हैं शहीद वर्ण। अब इन स्वरों का विभाजन आज समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की कुल संख्या और मूल संख्या आपको तो हमने पहले ही बता दिया। व्यंजन ऐसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वह होते हैं व्यंजन।
इनकी मूल कुल संख्या होती है 39, इनकी मूल संख्या होती है 33। अब कैसे होती है कुल संख्या? कुल संख्या तो हमने आपको बता दिया, क से ज्ञ तक हम पढ़ते हैं। इनकी संख्या होती है 36, और वो ड जिसके नीचे बिंदु लगा होता है, ढ के नीचे बिंदु लगा होता है, और एक होता है स्र। ये 3 और मिल जाते हैं इसमें, तो 36 और 3 मिल के हो जाते हैं 39। लेकिन ये आपकी इसकी मूल संख्या 33 कैसे होती है, तो ये आप धीरे धीरे जान जाएंगे। अब व्यंजन की परिभाषा आप लोग जान गए, व्यंजन की संख्या जान गए। तो जैसे हम स्वरों को विभाजन, 11 स्वरों को हम विभाजित किए, ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 3, संयुक्त स्वर की संख्या 4, तो 4 4 8 3 11 मिलके बन गया था। उसी तरह व्यंजन के भी जितने हमारे हैं उनको भी हम बांटते हैं। तो व्यंजन का पहला बांटते हैं, तो व्यंजन को पहला क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, जिसको उदित व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन मतलब क्या हुआ, तो ऐसे व्यंजन वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में हमारा जो शरीर के अंग है वो स्पर्श करते हुए उच्चारण हो, इनका उच्चारण स्पर्श करते हुए हो। जैसे हम बोले क, ख, ग, घ, अंग, तो ये होते हैं कंठ। इनको उच्चारण करने में हमें कंठ स्पर्श होता है, हमारे शरीर में कंठ भाग से ये निकलते, इनको कंठ वर्ण भी कहा जाता है। तो ये स्पर्शी व्यंजन को 5 चरण में होता है। एक क वर्ग होता है, क से अंग तक। च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग होता है, त, थ, द, ध, न। प वर्ग होता है, प, फ, भ, भ और म। तो ये आप देखेंगे, जैसे क वर्ग को उच्चारण करेंगे तो इनकी उच्चारण कंठ से होता है। बोलिए क, ख, ग, बिना कंठ के इनके उच्चारण करने में असंभव महसूस होगा। अब चौवर कहेंगे तो चौवर को उच्चारण करने में तालु का हमारा होता है, जो हमारा जीभ का निचला सिरा होता है वो तालु होता है। तो च, छ, ज, झ, उनको बोलिए आप ये तालु से स्पर्श होगा। अब आता है टॉवर की ये होती है, इनको उच्चारण करने में मूर्धा होती है। तो मूर्धा मतलब ये हमारा जीभ को मोड़ के बोलना पड़ता है। ट बोलिए ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये बोल रहे हैं आप, तो ये सब में मूर्धा जीभ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे अगला भाग, वो मुड़ के इनका उच्चारण होता है। अगर हम उनको रोक दे तो इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो यह स्पर्श जीवा हमारी स्पर्श, इसको हम मूर्धा कहते हैं। अब आता है त वर्ग। तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न। त, थ, ये त वर्ग को उच्चारण करने में हमें दांत की सहायता लेनी पड़ती है, इनको कहा जाता है दंत वर्ण। त बोलिए त, दांत का उच्चारण दांत से हटा के आप लोग बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण इनका नहीं हो पाएगा। त वर्ण आता है प वर्ग। प वर्ग की उच्चारण ओष्ठ से होती है, हमारे ओठ से, हमने मुख का सबसे अगला भाग ओठ है, उनसे किया जाता है। जैसे बोलिए प, फ, अब ओठ को बिना रुके हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये आपका प वर्ग होता है। तो अब इनकी संख्या के आधारित क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम इन पे पढ़े, स्वरों की मूल संख्या 11 होती है, व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है, इनकी मूल संख्या 33 होती है। उसी तरह स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या और मूल संख्या पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग गिनेंगे, क वर्ग से लेकर प वर्ग सबको गिनेंगे, तो ये होगा 5 5 5 के सब ग्रुप में बटे हुए हैं, तो 5 5 हो गए 25। तो स्पर्शी व्यंजन की अगर कुल संख्या पूछे तो उनकी कुल संख्या होती है 25। लेकिन स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या ये क्वेश्चन पूछता है, तो स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या होती है 16। तो इनमें किन वर्णों को नहीं लिया जाता है, तो ध्यान से आप देखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है कि यह स्पर्शी व्यंजन में की मूल संख्या कुल संख्या 25 होती है तथा इनकी मूल संख्या 16 होती है। इनकी मूल संख्या में सब वर्ग के आने वाला अंतिम वर्ण अंग, ञ, अड़, न और म, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर, जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा, नाक की सहायता, जिसको नासिका वर्ण भी कहा जाता है, इनको नहीं शामिल किया जाता है।
और ये प वर्ग होता है, इनको स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या में नहीं शामिल किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न हमारा तैयार हुआ, स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है, लेकिन इनकी मूल संख्या 16 मानी जाती है। अब हम पढ़ लिए यहाँ से, तो अब यहाँ पे अब पढ़ेंगे प म तक तो हम पढ़ लिए। म के बाद अब इनका दूसरा भाग, अब व्यंजन का दूसरा हमारा वर्गीकरण करते हैं, अंतस्थ व्यंजन नाम से जाना जाता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन हमारे वर्णमाला में प्रयोग होने वाले ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करने में वायु अंदर की तरफ जाते हैं। अंतस्थ, अंतः मतलब अंदर, अंदर की तरफ वायु जाती है, वह होता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी मूल संख्या होती है 4, य, र, ल और व। आराम से आप लोग इनका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि इनमें वायु हमारे अंदर की तरफ जाती है। य बोले हम, र, ल, व सब बोल रहे हैं, तो हमारा इसमें वायु अंदर की तरफ जा रही है। अगला इसका भाग होता है, हमारे व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं हम, जिनको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन की मूल संख्या होती है इनकी भी 4, ये स, स और ये ह। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। जैसे पढ़ेंगे आप तलावी स कहेंगे स, तो हाथ को ले जाइए अपने मुख के पास, तो वहां पे आपका वायु आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सबको उच्चारण करेंगे तो इनमें वायु हमारे मुख के अंदर से आती है। इसमें अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाती है। अंतस्थ व्यंजन में इसमें बाहर की ओर हमारी वायु आती है, स और ह। तो इनकी मूल संख्या होती है 4। उस व्यंजन की मूल संख्या 4 हम याद कर लेंगे। प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है तो निम्न में से कौन से उस व्यंजन है, इनमें से एक देगा, बाकी सभी किसी में से दे सकता है। आप मारेंगे इन चारों में से कोई रहे तो वहां पे टिक मार दीजिएगा। अब आते हम इनका व्यंजन का वर्गीकरण, जिनको अगला भाग होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जैसे स्वर में हम पढ़े थे, संयुक्त स्वर जो कोई दो स्वरों के मेल से बनता था, ए, ओ और औ, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो व्यंजनों में भी संयुक्त व्यंजन होता है, यह दो व्यंजनों के मेल से बनता है। छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ और ये स्र, तो इनकी भी संख्या हम याद कर लेंगे 4 में होती है। हमारे व्यंजन वर्ण, हमारे वर्णमाला के अंदर व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं, उनमें संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। हमने आपको वहीं पे बताया स्र को भी इनके कुल संख्या, व्यंजन के कुल संख्या में माना जाता है और इनको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। अब आते हैं हम द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे द्विगुण व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है, द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है 2। ये आपका ड के नीचे बिंदी लगा हो और ढक्कन वाला ढ जिसके नीचे भी बिंदी लगा हो, इनको द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में ही रखते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन या निर्मित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षाओं में आएगा, द्विगुण व्यंजन आ जाए या आपको उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए या आगत व्यंजन आ जाए या निर्मित व्यंजन आ जाए, तो सबकी संख्या आप 2 ही मानेंगे। ये ड के नीचे जो लगा है बिंदु वो, और ढ के नीचे बिंदी लगा होता है वो, इन दोनों को ही हम इतने नामों से जानते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं जो, तो यहाँ पे देखेंगे तो फारसी भाषा से हमारे हिंदी वर्णमाला में आए वर्णों की संख्या होती है 5। कौन कौन वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं क, ख, ग, ज और फ। ये 5 वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में फारसी भाषा से आए वर्ण हैं। अब तुर्की भाषा से जो आपके द्विगुण व्यंजन है ना, ये तुर्की भाषा से आए हुए हैं। ये दोनों व्यंजन तो तुर्की भाषा से आए हुए। कितने वर्ण हैं हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण हैं जिनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन, ड के नीचे जो बिंदी लगा होता है और ढ के नीचे जो बिंदी लगा होता है। ये संख्या, ये तुर्की भाषा से ये वर्ण हैं।
तो आज हमने जाना वर्ण रचना का पहला भाग हमने पढ़ा, जिनमें हम वर्णमाला का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर किया। उच्चारण के आधार पर पूरा वर्गीकरण और इससे जितने संबंधित क्वेश्चन हैं मैं एक वीडियो और लाऊंगा। हमारा अगला वीडियो अब आएगा जिनमें वर्णमाला का वर्गीकरण वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर आधारित होगा, जिसमें आप लोग सुने होंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, इनसे संबंधित होगा। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ जो कुछ भी आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे RK स्टडी सेंटर नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। फिर हमारे ये वर्णमाला से संबंधित दूसरा भाग देखने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। जल्द ही आप लोग के सामने दूसरा वीडियो भी हम देने का प्रयास करेंगे।